गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी आप देख ही रहे हो कि जो है यूक्रेन और रशिया के वॉर में जो है अब नया ट्विस्ट आ गया है कि रशिया जो है वो न्यूक्लियर वेपन को तैयार कर रहा है। मतलब उसने बेलारूस में अपनी जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स को उसने जो है वो तैयार कर लिया है। और जैसे जैसे समय बीत रहा है, टाइम बीत रहा है, वैसे वैसे जो है उसका रूस का फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो तकरीबन 48 आवर के अंदर पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे, वो कैपिटल कीव तक पहुंच जाएंगे। लेकिन यूक्रेन को इस समय जो है वो पूरी दुनिया उसकी मदद कर रही है। यूक्रेन की मतलब पूरे यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज सब उसकी हेल्प कर रहे हैं वेपन्स को लेकर और तमाम तरह की टेक्नोलॉजी को लेकर। तो उससे क्या हो रहा है कि वॉर जो है वो लंबा खिंच रहा है और हर दिन वॉर पर जो है वो कहते हैं कि रशिया का तकरीबन 20 अरब डॉलर का खर्चा हो रहा है। मतलब हर दिन जो है वो खजाना खाली होता चला जा रहा है जिससे वॉर लंबा खिंच रहा है। दूसरा, इतने सारे इकोनॉमिकल सैंक्शंस लग गए हैं कि अब जो है वो जो उनका करेंसी है, रशियन करेंसी रूबल जो है वो 30-40% तक नीचे गिर गया है। फॉरेन ट्रेड सारे बंद हो गए, स्विफ्ट अकाउंट बंद कर दिए गए। मतलब इसका मतलब है कि अब रशिया में बाहर से कहीं से पैसा पहुंच ही नहीं सकता है और जो उनके खुद के बैंक बाहर थे वो सब भी जो है वो कब्जा, उन पर भी जो वहां की रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब बाहर से पैसा आना नहीं है, अंदर का जो पैसा है वो हर दिन बड़े अमाउंट में खर्च होना है। और कहते हैं कि जो आंकड़े बतलाते हैं, जो दावे हैं, कि 5000 के आसपास रशियन सैनिक जो है वो उनकी जान चली गई है, कई बंधक है उसमें। भाई अपना ग्राउंडलैंड का, अपने खुद की ज्योग्राफी का, अपने ग्राउंडलैंड का थोड़ा बेनिफिट मिला है यूक्रेन को। दूसरी बात यह है कि यूक्रेन के पास में जो है वो भी पूरा इंटरनेशनल सपोर्ट है, पैसे की कोई कमी नहीं आ रही उसको। दूसरी बात ये कि जो वेपन्स जो है वो अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस जो वेपन्स उनको प्रोवाइड कर रहे हैं वो वेपन्स एकदम एडवांस्ड वेपन है, जिनकी मदद से जो है वो यूक्रेन अभी तक टिका हुआ है। खैर, बात ये नहीं है कि यूक्रेन जीत रहा है कि रशिया जीतेगा, कौन कौन बेहतर करेगा। बात ये है कि एक्चुअली जीते चाहे कोई भी, पर हारेगी ह्यूमैनिटी। देखो, यूक्रेन के आम नागरिक को कोई मतलब नहीं है कि भैया रशिया से हमको लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, उसकी कोई गलती भी नहीं है। ठीक है, यूक्रेन के आम नागरिक ने कभी नहीं कहा था अपनी गवर्नमेंट से कि तुम यहां जाओ वहां जाओ, रूस को उकसाओ, ऐसा कुछ नहीं कहा था। ठीक है, आम नागरिक को तो उसका सुबह उठता था, अपना ब्रेकफास्ट तैयार किया, बच्चों को खिलाया, खुद काम पर निकल गए, बच्चे स्कूल निकल गए, कोविड का टाइम था, वर्क फ्रॉम होम था और वहां तो इतना खैर फैला भी नहीं था। तो कहने का मतलब यह है कि यूक्रेन के आम नागरिक को तो कोई वास्ता ही नहीं था इससे। और रूस के अंदर तो जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं, मतलब रशियन पब्लिक जो है वो तो जमकर विरोध कर रही है, उसे मालूम है पहले भी भुगत चुके हैं, 1994 में भुगत चुके हैं, इसके पहले भी 2014 में भुगत चुके हैं, पहले भी भुगत चुके हैं। 1991 के बाद कई बार ऐसा घटना हुई कि रूस की इकोनॉमी एकदम से डाउन हुई है। फिर चूंकि कंट्री एडवांस है, साइंटिस्ट, आपको बता दो रशियन साइंटिस्ट बड़े इंटेलिजेंट साइंटिस्ट हैं। सबसे पहला जो कोविड का वैक्सीन जहां बना था वो रशियन साइंटिस्ट ने बनाया था, स्पुतनिक 5। एंड अमेरिका और इंग्लैंड से पहले भी वैक्सीन बनाकर बैठ गए थे वो, कुछ ही महीनों का अंतर था। पर अब कहते हैं कि साहब उन्होंने जो है वो फॉर्मूला निकाल लिया, उन्होंने जो है वो हैक करके जो है ऑक्सफोर्ड का फॉर्मूला निकाल लिया। खैर, अब कितना सच है नहीं मालूम, लेकिन ये है कि रशिया कोई मामूली कंट्री नहीं है रशिया। लेकिन समस्या वही है ना कि जो पॉलिटिशियंस है ये उनका ग्रीड है। ये पूरी देश की पब्लिक जब कह रही है कि हमको वॉर नहीं चाहिए, उसको उठा के 5-10 हजार लोगों को, रूस के लोगों को जो है ठूस दिया गया जेल के अंदर कि नहीं तुम विरोध नहीं कर सकते पुतिन का। मतलब एक सनकी आदमी और एक आदमी, उसका ग्रीड, उसका जो है वो अहम इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है कि लाखों लोगों की जान खतरे में जाए। अब आप सोचिए, मान लो आज जो है न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत हो जाती है, तो आपको क्या लगता है कि अब अमेरिका चुप नहीं रहेगा, नाटो कंट्री अब चुप नहीं रहेंगे। यदि एक भी न्यूक्लियर वॉर हेड जो है रशिया ने लॉन्च किया यूक्रेन पे, तो रशिया की पूरी जो पॉपुलेशन है वो खतरे में पड़ जाएगी। क्या उसका क्या दोष है बताओ? सड़क पर बाहर निकल के वो तो बोल रही सेना वापस बुला लो, नहीं लड़ना हमको, नहीं चाहिए यूक्रेन, हम क्या करेंगे उसका हम? तो ये जो बाकी जो देश है, क्या लगता है आपको कि ये सब चुपचाप बैठेंगे, शांत बैठेंगे? ये भी लड़ेंगे। पूरा यूरोप जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। यूरोप एशिया से जुड़ा हुआ है ना, हमारी जो प्लेट है, यदि आप सोच रहे हो कि भारत का सर कुछ नहीं होगा, भारत नहीं, एक्चुअली में हमारा जो प्लेट है ज्योग्राफिकली, यदि आप देखेंगे ज्योग्राफी, तो कॉन्टिनेंट जो है यूरोप और एशिया जो है दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। यूरेशिया प्लेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? यूरेशिया प्लेट कहते हैं। तो यदि यूरोप में न्यूक्लियर वॉर होगा तो उसकी आंच जो है वो एशिया पर भी आएगी। अब सबसे बड़ा खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा यह है कि यूरोप में और जो रशिया वाले एरिया में, अब जैसे रशिया है, रशिया कहां पर? रशिया नॉर्थन हेमिस्फीयर की तरफ है,
सुनिएगा बात बड़े ध्यान से। रशिया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की तरफ है, तो रशिया में जो है वहां पर ये हमला होता है, तो रशिया में बहुत सारा बर्फ वाला हिस्सा काफी बड़ा है उसके पास में, ऊपर तक और ऊपर जाएंगे बर्फ वाला हिस्सा। जो एटम बम होता है वो इतना हीट जनरेट करता है कि जो पोलर आइस है उस तरफ की वो तेजी से पिघलेगी। सपोज मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि रशिया पर यदि एटम बम डाला गया, तो रशिया पर, क्योंकि देखिए जब वो इधर इस तरफ करेगा तो नाटो कंट्री रशिया को टारगेट करेंगे। वो यदि डाला गया तो वहां की पोलर आइस पिघलेगी, और पोलर आइस के पिघलने पर जो है जो सी लेवल बढ़ेगा, आप समझ लीजिए कि तबाही हो जाएगी, तबाही। कई सारे देश जिनका जो दूर दूर स्थित है, जिनका कोई वास्ता ही नहीं इस पूरे वॉर से, जिस कंट्री का कोई वास्ता ही नहीं इस वॉर से, वो कंट्री पानी में डूब जाएगी। भारत वन ऑफ द अफेक्टेड कंट्री में से एक होगा, क्योंकि भारत का 3 तरफा हिस्सा जो है वो समुद्र में है। एक तरफ जो है वो अरेबियन सी, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, एक तरफ इंडियन ओशन है। आप देखो इंडिया का 30, तो मतलब कहते हैं कि आपकी जो है टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने पर पानी का लेवल तेजी से बढ़ेगा, और वो इंडिया के अंदर जो है वो बड़ी समस्या खड़ा कर देगा, क्लाइमेट रिफ्यूजी की समस्या खड़ा कर देगा। वो वॉर रिफ्यूजी बनेंगे, हमारे यहाँ कई लोग क्लाइमेट रिफ्यूजी बन जाएंगे, जबकि हमारी कोई गलती नहीं इस पूरे में। हम क्या कर रहे हैं, हमने तो करना, हम तो यही बोल रहे हैं, हमारे तो प्राइम मिनिस्टर सब लोग यही बोल रहे हैं कि भाई आप बात करके निपटाओ उस चीज को, वार्तालाप कीजिए, ठीक है। लेकिन अब जिद पर आ गई बात, अब ईगो पे बात आ गई। हम 4 दिन में क्यों नहीं जीत पा रहे, हम 5 दिन में क्यों नहीं जीत पा रहे। कोई पॉलिटिशियन ये नहीं सोच रहा है क्या हम इंसानों को खत्म करने की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, क्या कोविड का वायरस कम पड़ रहा था। मतलब जिस प्रकार से आज पूरा का पूरा सीन बन रहा है, ये सीन तो बड़ा खतरे वाला सीन है। और अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पता नहीं कितना सच है इसमें, कि जापान और अमेरिका का एक प्रोजेक्ट है, उसमें वो लोग जो है वो ह्यूमनाइज रोबोट्स पर काम कर रहे थे। वो तो उनका बोलना है अब एक काम करते हैं, अब सैनिक नहीं उतारते हैं, अब रोबोट्स उतारते हैं मैदान में, छोड़ते रोबोट्स रशिया के लिए, टर्मिनेटर के समान। अब कितना सच है कितना झूठ है नहीं मालूम, लेकिन यदि मान लो सच में ऐसा है, क्योंकि पहले भी ऐसी कहानियां थी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था कि एटम बम होता है, ऐसा बम होता, तो लोग बाग जापान जर्मनी मानते नहीं थे कि ऐसा कुछ होता होगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है, पर वो हुआ। और वो कहते हैं कि भाई हम जो है वो ऐसे रोबोट्स को उतार देंगे अभी, जैसे कि जो मर ही नहीं सकते, जो टर्मिनेटर के समान ह्यूमनाइज रोबोट्स, उनकी आर्मी को आप खत्म ही नहीं कर सकते आप। अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी फेक न्यूज है शायद ये, पर आपने देखा, अभी मैं अब नाम भूल रहा हूं, एक मिडिल ईस्ट की कोई कंट्री है, उसके जो किंग है, कौन सी कंट्री नाम भूल रहा हूं मैं, मिडिल ईस्ट की कंट्री, उसके जो किंग है, उनका वीडियो भी वायरल हुआ था कुछ दिन पहले। उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखे एक्स्ट्रा, एक बड़ा सा रोबोट है जो उनके पीछे पीछे फॉलो करता है उनको। उसके पास कहते हैं कि वो एक साथ 80 लोगों से लड़ सकता है, वो इतने वेपन्स उसके अंदर प्रेजेंट है, वेपन्स है उसके अंदर, वो पूरा का पूरा आसपास में 360 डिग्री पर पूरे के पूरे एक ह्यूमन ने, कोई आदमी क्या कर रहा है उस लोकेशन को वो देख सकता है, वो देख सकता है कि आदमी की एक्टिविटी क्या है, उसको ट्रैक कर सकता है। तो वो एक रोबोट है जो उनकी सुरक्षा करता है, उनका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड है। आप गूगल कीजिएगा, आपको मिलेगा, वीडियो भी मिलेगा वो वाला। तो पता नहीं हम इंसान जो है वो अपने ही विनाश का सामान खड़ा कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जो है पुतिन दादा को हुआ क्या। मतलब अच्छा, अच्छे खासे बैठे थे सब लोग आराम से, ठीक है भाई, तुमने सेना वेना लगा ली, धमका दिया है ना। अब रशिया कोई छोटी मोटी कंट्री तो है नहीं है, पावरफुल कंट्री, तो अपना पावर और बिल्टअप करते रहते। पर जाकर इन्वेड करना, उकसाना, झगड़ा करना, फिर उसके बाद न्यूक्लियर वॉर की धमकी देना, पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया। आज आपको बता दूं मैं, न्यूक्लियर वॉर जो है सबसे खतरनाक चीज है, जिसके बारे में विनाश में क्या होगा, परिणाम निकलेगा, ये कोई नहीं जानता है। और इसका प्रभाव केवल जहां पे हमला हुआ वहां तक नहीं रहता है, उसके भी आगे पहुंचता, बियॉन्ड। क्योंकि जो हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे, वो बम जो है वो इनिशियल फेज के बम थे, वो शुरुआती थे, वो बने थे उस समय वो। लेकिन अब जो बम है वो बहुत हाईली एडवांस्ड बम है, वो बैलिस्टिक मिसाइल्स पर लोडेड बम है वो। मतलब आज के बम का जो मारक क्षमता है वो जमाने के बम से कई गुना ऊपर है। इवन कहते हैं कि भाई हाइड्रोजन बम भी तैयार है अब तो मतलब ये है कि जिस तरीके से वॉर आगे बढ़ रहा है वो बहुत खतरे वाली बात है ह्यूमैनिटी के लिए। खैर, अब इसमें क्या है, बहुत सारे लोग है ना, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे, रूस इज गुड, डूइंग गुड, पुतिन दादा हम तुम्हारे साथ हैं, लड़ो, कुछ बोल रहे हैं यूक्रेन तुम जीतो, ठीक है। मतलब
पब्लिक की समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कोई भी वॉर, कोई जीते या हारे, यार देखो 5,000 रशियन लोग सैनिक मर गए मान लीजिए, तो 5,000 परिवार थे उनके, उनमें से कई के बच्चे भी होंगे, तो वो भी तो इंसान है यार। जो इधर मर रहे हैं यूक्रेन में वो भी इंसान है। तो बेसिकली इंसानों के साथ बुरा हो रहा है, उनको जबरदस्ती आपने अपनी ग्रिड में वॉर में भेज दिया, आपने उनको आवश्यकता नहीं थी इस वॉर की और भेजा गया। 21st सेंचुरी में वॉर लड़ने की जरूरत क्या थी? अब देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनका इंटरनेट बंद कर दिया यूक्रेन का, उड़ा उड़ू के सब। उन्होंने सैटेलाइट से चालू कर दिया इलोन मस्क ने। गूगल ने अपना ये गूगल की लोकेशन देख रहे थे, गूगल ने सैटेलाइट का वो यूक्रेन वाला हिस्सा बंद कर दिया गूगल ने, कि अब रशिया को कुछ दिख ही नहीं रहा है कि कहां पर क्या मूवमेंट चल रहे हैं, कहां पे कितनी सेना जमा है। पहले वो मैप के थ्रू देख लिया करते थे, गूगल ने बंद कर दिया वो फीचर कि भाई नहीं देख सकते आप यूक्रेन मैप, आप यूक्रेन में गूगल मैप यूज ही नहीं कर सकते भी आप। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, अभी वॉर लड़ने का 1 to 1 लड़ने का कोई मतलब ही कहीं नहीं बचता है। सबसे बड़ी चीज है फाइनेंस। तो खैर मैं बताने की कोशिश करता कि एक बार क्या था कि एक राजा था, सुनो कहानी। एक राजा था, उस राजा के पास एक कुत्ता था और वो अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता था, बहुत ज्यादा प्यार करता था कुत्ते से। जहां जाएगा अपने कुत्ते को साथ रखेगा, वो बढ़िया नस्ल का कुत्ता था। खाना खाने बैठेगा तो कुत्ते को सिर को सहलाएगा, अपने हाथ से बाजू में बैठा के कुत्ते को भी खाना खिलाएगा। मतलब कुत्ते की जो महिमा थी, जो कुत्ते की जो रेपुटेशन थी, वो राजा के दरबार में मंत्रियों से ऊपर थी। मतलब राजा उस कुत्ते को बहुत प्यार करता था और कुत्ता मतलब उसकी जान था। राजा मतलब हर जगह कुत्ते को साथ लेके जाएगा। एक बार की बात है, दरबारी लोग शुरू में तो बड़ा उनको अजीब लगता था, कि बाद में समझ गए वो कि भैया अपना राजा भी शायद इसी तरह का है ना। तो वो कुत्ता और राजा दोनों मिलकर ठीक है यार जाने दो, क्या कर सकते हैं ना। अब क्या था, उनके दरबार में कई सारे मंत्री भी थे। ठीक है, अब सबको लगता है शुरू में क्या कुत्ते को अपने ज्यादा सीखने, राजा के बाजू में कुर्सी लगा बैठा था कुत्ता, है ना। तो कुत्ता कुर्सी पर बैठ जाएगा अपने जाके। एक बार कहीं समुद्री यात्रा पर राजा जा रहे होते हैं, तो एक बोट होती है, उसमें राजा होता है, राजा का कुत्ता होता है, 4-5 मंत्री होते हैं, एक दार्शनिक भी होता है उसमें, और ऐसे कुछ सैनिक वैनिक होते हैं, 25-30 लोग उसके अंदर होते हैं। अब वो बोट से राजा को किसी दूसरे किंगडम में कहीं न्योता मिला था, वहां जाना था उसको। तो वो पुराने जमाने की बात है, वोट चल रही होती है। अब समुद्र में तो आपको पता है कि थोड़ा सा हवा चलने पे थोड़ा सा ऐसा समुद्र में टर्बुलेंस बन जाते हैं कई बार। तो टर्बुलेंस हो रहा होता है तो बोट इनकी हिल रही होती है। तो वो जो बोट वाला जो छोटा सा जो बोट चला रहा होता है, जहाज, तो बोट नहीं होती, छोटा जहाज होता है, तो वो बोलता है उनसे कि भाई अभी सभी लोग जो है अपनी अपनी जगह पर बैठे रहिए, कोई मूवमेंट मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी बोट को स्टेबल करना पड़ेगा, नहीं तो बोट डूब जाएगी। ये सब अपनी अपनी जगह बैठे। लेकिन वो कुत्ता नहीं मानता। वो कुत्ता कभी दौड़ के यहाँ जाएगा, कभी दौड़ के वहां जाएगा, कभी जाके इसको उसके पास जाके भाव भाव करेगा, तो वो आदमी सामने चौक जाएगा तो बोट हिल जाएगी। सब समझाते हैं, साहब उस कुत्ते को समझा लो ना, ये कैसे कर रहा है। राजा बोलता है, राजा भी बोलता है आओ टॉमी बैठो बैठो आके। मतलब अब जो भी टॉमी मम्मी जो भी नाम होगा, कुत्तों का नाम टॉमी मोती ऐसी तो नाम रखते हैं घर, है ना। ठीक, शेरू, टॉमी, मोती, टाइगर, तो है ना। तो कुत्ते को बुलाया के समझाने की कोशिश की, है ना। न माने कुत्ता। अब कुत्ता तो सर चढ़ा कुत्ता था राजा का। वो जैसे ही सब लोग शांत हो, बोट स्टेबल हो, कुत्ता फिर दौड़ जाए वो, तो बोट फिर से हिलने लगे। वो सब घबरा गए। तो दार्शनिक बोलता राजा से कि भैया राजा साहब, गुस्ताखी माफ हो, पर मैं मरने के लिए साथ नहीं हूं। आपके कुत्ते को संभालो आप। कोई कुछ बोल नहीं सकता है, कोई मंत्री से बड़ा ओहदा इस कुत्ते का है ना। कोई कुछ बोल नहीं सकता है इसको, तो आप संभालो इस कुत्ते को, नहीं तो हमको दे दो आप फ्री हैंड के, हम संभाल लें इस कुत्ते को। राजा बोलता भाई ठीक है, अब तुम्हें जो करना है कर लो, क्योंकि वोट डूब गई तो मैं ही मर जाऊंगा, तो फिर कुत्ते का क्या महत्व है ना। तो वो दार्शनिक और वो अपने 2 मंत्रियों को इशारा करता है। वो 2-3 मंत्री और दार्शनिक उस कुत्ते को पकड़ते हैं और उठा के समुद्र में फेंक देते हैं। राजा बोलता है ये क्या किया, बोलता शांत रहिए 5 मिनट। अब कुत्ता समुद्र में फेंक दिया जाता है। जब वो फेंकते कुत्ते को समुद्र में, तो उसके बाद क्या करते हैं, वो कुत्ता जो है समुद्र में एकदम घबराया था कुत्ता कि कहाँ गिर गया मैं एकदम के। अब हाथ पर छटपटाता है, थोड़ा देर वो हाथ पर तैरने की कोशिश करता है। जानवर वगैरह तैर लेते हैं, तैरने की कोशिश करता है। बोट के पीछे पीछे तैरा आ रहा होता है कि तो मैं किसी प्रकार बोट पकड़ लूं मैं। जब 4-5 मिनट हो जाते हैं, वो थकने लगता है, तब ये दार्शनिक जो है मंत्रियों को और अपने सैनिकों को इशारा करते हैं। वो वहां से जो कुत्ते को पकड़ के लेके आते हैं और फिर बोट में लाके ले आते हैं उसको। अब कुत्ता एक कोने में बोट में जाके जो है वो दुम दबाकर एक जगह पे कुत्ता बैठ जा रहा है बोट में आके, है ना। हिलता भी नहीं, फिर वो एकदम शांत बैठा रहता है वो, जब तक वो राजा वहां अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाए। कुत्ता एकदम शांत बैठा रहता है। तो वो राजा बोलता है उससे कि भाई इससे ऐसा कैसा क्या असर पड़ गया, ये इतना शांत कैसे हो गया ये।
तो उन्होंने कहा साहब जब तक हम इसको समझा रहे थे कि भैया बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, समझ में नहीं आती इसकी बात है ना। जब इसको खुद संकट का सामना करना पड़ा, जब इसे उठा के बाहर फेंक दिया, इसे लगा मैं डूब जाऊंगा, अब तो कुछ गलत जगह पे हैं हम लोग, गलत जगह पे मस्ती कर रहा हूं मैं, तो समझ में बात आई। तो अब क्या है, तब इसको बचा के जो है वो वापस लेकर आया गया इसको। तो इसको समझ में आई बात कि संकट खुद पे आता है तो समझ में बात आती है। इसलिए कभी किसी को सलाह देने के पहले सोचना चाहिए कि हम जब तक उसमें उतरे नहीं है, मालूम नहीं है हमको, तो हम कोई भी सलाह देते हैं उसको, वो कुत्ता ऐसे नहीं मानने तैयार था। ऐसी अभी हम बोलते हैं वॉर, अरे ये जीत जाएगा वो जीत जाएगा, लड़ो लड़ो लड़ो। अरे भाई संकट जो है वो रियल में है, वो जो देख रहे हो आपने, पूरी दुनिया संकट में है। पूरी दुनिया में जो है सब लोग हाई अलर्ट पे है इस समय। हमारे जो 16,000 बच्चे बचे हुए हैं जो आज वहाँ पे छूटे हुए हैं, जो यूक्रेन पढ़ने के लिए गए हुए थे, आज लोग उनको बोलते हैं कि तुम्हारे पास इतना पैसा था तो पढ़ने वहाँ क्यों गए, यहाँ क्यों गए, जब सरकार ने कहा था कि तुम आ जाओ वापस, तब वापस क्यों नहीं आए। अरे भाई वो बच्चे हैं, वो बच्चे हैं, उनको उस समय लगा नहीं होगा ऐसा वॉर हो सकता है, फंस गए हो। अब गवर्नमेंट कर रही है कोशिश, और गवर्नमेंट किसी वॉर जोन में जाके किसी बच्चे को निकाल लेना बहुत कठिन काम होता है। गवर्नमेंट काम कर रही है, सरकार पे भी भरोसा रखना, सरकार को भी कोसना बंद करना है, बच्चों को भी धैर्य बनाना। उनको यदि आप पैनिक करते हो, वो न्यूज वो भी देख लेते हैं वहां पे, तो वो भी घबरा जाते हैं कि कोई बचाने नहीं आएगा। तो मतलब ये है कि अभी हमको जो है वो शांत रह के हमको एक प्रकार से सॉलिडिटी टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी पर बात करना चाहिए कि मनुष्य मानवता जो है, चाहे वो रशियन लोगों की बात करें चाहे यूक्रेनियन लोगों की बात करें, कोई है तो सब इंसान ही यार, अलग नहीं है कुछ की। ये जो लड़ाई है ना, ये सब ग्रेड युद्ध, मैंने एक छोटे वीडियो में कहा भी था मैंने संडे के दिन, युद्ध लड़े नहीं जाते हैं, वो थोपे जाते हैं। युद्ध लड़े नहीं जाते हैं, वो थोपे जाते हैं। युद्ध जीते नहीं जाते हैं, वो भुगते जाते हैं, भुगतती पब्लिक। अब देख लो, कारगिल वॉर हुआ, जो लोग वहां के थे, दूसरी टेररिस्ट थे या जो दूसरे देश के थे लोग थे, वो भी भुगते हैं, हमारे लोग भी भुगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बात ये है कि बात कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या मानवता जीतेगी, इससे ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मिलते हैं कल दोबारा। और हालांकि आज मैं ट्रेवल कर रहा हूं, आज मैं जो है रात को मैं भोपाल पहुंचूंगा। आज मैं वहाँ पे जो ऑफिस है उसमें मेरा अपना जो गुरुकुल का बेटा काम चल रहा है ना, गुरुकुल का और कमांड सेंटर का, वो सब काम मुझे देखना है। तो कल हो सकता है मैं मॉर्निंग मोटिवेशन वहीं से रिकॉर्ड करूंगा, है ना, और आपको दिखाऊंगा अभी कितना काम हो चुका है। तो मिलते हैं हम कल, बाय बाय।